आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा। पादप वर्ग में ब्रायोफाइटा सबसे पहले हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में, और एल्गी से थोड़े विकसित पादप होते हैं जिनको कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रायोन और प्लांट। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी कि मॉस के जैसे जो पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा शब्द जो दिया था सबसे पहले ब्राउन ने 1964 में दिया था, और ब्रायोफाइटा के अध्ययन को, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, उसे ब्रायोलॉजी कहा जाता है। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक जो होते हैं वो हैं प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण हम देखने जा रहे हैं। आवास, ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये नम और छायादान स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे रिक्सिया फ्लूटेनस, रिक्सिया अबुएंसिस और स्फेग्नम ऐसे ब्रायोफाइटा हैं जो कि जलीय आवास में पाए जाते हैं। कुछ ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो मरुस्थलीय आवास में भी पाए जाते हैं और फ्यूलेरिया अधिपादप के रूप में पाया जाता है। पोषण की दृष्टि से ब्रायोफाइटा स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनके अंदर अपना पर्णहरित पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसका उदाहरण क्रिप्टोथैलस मिराबिलस एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जो कि मृत जीवी होता है, अर्थात मृत पदार्थों का भक्षण करता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के जो सदस्य हैं उनमें जड़ों का सर्वथा अभाव होता है, जड़ें नहीं पाई जाती। थैलस की जैसी संरचना पाई जाती है इनके। उच्च श्रेणी के पौधों में तने और पत्तियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनमें वास्तविक संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। संवहन उत्तक मतलब जाइलम और फ्लोएम, जो कि जल, खनिज पदार्थ और भोजन का संवहन करते हैं। संवहन उत्तक ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं। थैलस के समान, थैले के समान होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो जड़ और तने में विभिन्नित नहीं होता। थैलस की जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस यानी जो निचली सरफेस, यहाँ पर तने के आधार से एक कोशिकीय तंतुओं की तरह की रचनाएं निकलती हैं और इन रचनाओं को मूलाभास कहते हैं। ये रचनाएं मूलाभास से जो हैं ये भूमि के पौधे को भूमि पर खड़ा रखती हैं, सबस्ट्रेटम पर अधः स्तर पर स्थिर रखने में सहायता करती हैं। इस वर्ग के निम्न श्रेणी के पौधों में बीजाणु उद्भिद संधारण तथा आकार में छोटी रचना होती है, लेकिन उच्च श्रेणी के पौधों में इनका आकार अधिक बड़ा होता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाली पीढ़ी को बीजाणु उद्भिद पीढ़ी कहते हैं और गैमेट्स उत्पन्न करने वाली पीढ़ी को युग्मकोद्भिद कहते हैं। बीजाणु उद्भिद जो पीढ़ी होती है 2N होती है और इससे बीजाणु बनते हैं, और युग्मकोद्भिद पीढ़ी N वाली होती है, अगुणित गुणसूत्र होते हैं और उससे युग्मक बनते हैं। कुछ पौधे द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब यानी दोनों जननांग, नर और मादा दोनों जननांग एक ही पौधे पर उत्पन्न होते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। जिनके अंदर नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं उन पौधों को एक लिंगी पौधे कहते हैं। ब्रायोफाइटा में नर जननांग पुधानी और मादा जननांग आर्किगोनिया होती है। इस तरह से मादा जननांग स्त्रीधानी या आर्किगोनियम होती है। नर जननांग यानी पुधानियों से पुतंतु पुमणु बनते हैं। पुमणु यानी एंथ्रोजॉइड्स को नर युग्मक कहते हैं, और स्त्रीधानी यानी अंड कोशिका में मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके
युग्मनज बनाते हैं और इस मिलने की क्रिया, निषेचन की जो एक क्रिया होती है वो जल के अंदर होती है, पानी के अंदर होती है। निषेचन से नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, पानी में छोड़ दिए जाएंगे और दोनों मिलकर के एक द्विगुणित संरचना, डिप्लॉइड 2 आयन वाली संरचना जाइगोट युग्मनज बनाती है। सामान्यतः बीजाणु उद्भिद के 3 भाग होते हैं। पहला है पाद, जिसके द्वारा ये गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। गैमेटोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद, जो कि 2n पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है। निवृत्त दूसरा, जो हिप्पैटिसी में छोटा और मॉसेज में काफ़ी बड़ा होता है। तीसरा पार्ट जो होता है वो कैप्सूल कहलाता है, जिसके अंदर की बीजाणु बनते हैं। तो इस तरह से बीजाणु उद्भिद पीढ़ी के में 3 पार्ट हैं, पाद, निवृत्त और कैप्सूल। बीजाणु उद्भिद से बीजाणु बनते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं और ये कैप्सूल के भीतर बनते हैं। ये जब कैप्सूल फटता है तो ये बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के ये अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अंकुरण करके नर युग्म को उद्भिद बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं या थैलस का निर्माण करते हैं। विभिन्न ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं मार्केशिया और मॉस फ्यूनेरिया, जिसका कि आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। दो पढ़ेंगे हम इसमें ब्रायोफाइटा में, एक तो लिवरवर्ट और एक मॉसेस। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। पहला महत्व है पीट कोयला जो ज़मीन से निकलता है, वो एक ब्रायोफाइट स्फेग्नम के मृत पादप भाग से बनता है। इसका मृत पादप भाग जल में इकट्ठा होता जाता है और कालांतर में ये दब करके पीट कोयला बना देता है। इस कोयले को ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। दूसरा है जो स्फेग्नोल पीट कोयले के आश्वन से बनता है और ये स्फेग्नोल जो होता है ये चर्म रोगों के उपचार में काम में लिया जाता है। तीसरा है ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो जीवाणु रोधी होते हैं। घावों की और मरहम पट्टी करने में स्फेग्नम का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये जीवाणु रोधी होता है। पैकिंग पदार्थ के रूप में ब्रायोफाइटा को काम में लिया जाता है। जीवित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो पैकिंग की जाती है उसमें स्फेग्नम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जल धारण और जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। स्फेग्नम व कई दूसरे मॉस पदार्थों को कांच के सामान की पैकिंग में भी काम में लिया जाता है। जंतु आहार जो है, जो जंतु कीट और पक्षियों के आहार के रूप में स्फेग्नम और डाइक्रेनम मॉस को अलास्का के हिरण खाने में काम में लेते हैं और कई कीट और पक्षी जो होते हैं वो मॉस के जो कैप्सूल्स होते हैं, संपुट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका पादप सूचक के रूप में भी उपयोग है। फ्यूनेरिया, हाइग्रोमेट्रिका एवं मॉर्सिया अगर कहीं पर हैं तो इसका मतलब वहाँ पर तांबा पाया जाता है। ये तांबे की उपस्थिति के सूचक है। ब्रायम अर्जेंटम ये क्षारीय स्थलों के सूचक हैं।